हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि IUPAC नेमिंग का जो सेकंड पार्ट होता है, मतलब किसी भी नेम का दो पार्ट होता है, एक स्ट्रक्चरल पार्ट और एक स्टीरियोकेमिकल पार्ट। तो स्ट्रक्चरल पार्ट तो हम सब कर चुके रहते हैं 11th क्लास में, बट एक स्टीरियोकेमिकल पार्ट भी होता है जिसको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने कुछ तमाम नाम लिखे हुए हैं, राइट। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इन नॉमेनक्लेचर को हम कहाँ पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, राइट, और इनको यूज करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आज के हम लेक्चर में हम डिटेल में हर एक के बारे में जानेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लेक्चर के एंड होने तक आपके सारे डाउट्स इनको लेकर क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि कायरल कार्बन और सूडो कायरल कार्बन ये क्या चीज है। पूरे स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये कायरल वर्ड बहुत आने वाला है और हमको इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल हम ये पूछेंगे कि कब हमको यूज करना है ये जितने नॉमेनक्लेचर मैंने दिखाए थे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं पहले कि जो IUPAC नेमिंग होती है, ठीक है, जो IUPAC नेमिंग होती है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो होता है वो उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए रहता है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने के लिए, और एक जो रहेगा वो उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए रहेगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 11th में हमने जितना भी पढ़ा रहता है उसमें हम स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान हम नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी नहीं आते उस हिसाब से। बाकी अभी जब हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ लिए हैं तो फिर अब वहां पे हमको एक स्ट्रक्चर के पहले हमें एक नाम और उसको देना होगा ताकि हम दो स्टीरियो आइसोमर्स, अभी स्टीरियो आइसोमर का डेफिनेशन क्या था कि ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मतलब क्या होगा कि उनका स्ट्रक्चरल नेम जो होगा वो भी सेम होगा। डिफरेंस कहां होगा? ओरिएंटेशन में। एंड to tell that difference in orientation we have to use again a nomenclature to tell that, because structure is going to be same, so name is going to be same, only orientation is going to be different, therefore I have to tell about its stereochemistry. Okay, so you can write just one line that this nomenclature, okay, this one, okay, only stereochemical nomenclature will be used for compounds capable of showing configurational stereoisomerism. कन्फिगरेशनल, ओके, अगर याद होगा तो स्टीरियो आइसोमर्स के दो पार्ट मैंने बताए थे, कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। तो कन्फर्मेशनल में हम ऐसा कुछ खास नहीं लिख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो फिर वहां पे हम ये नेमिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स, ओके, सो दोज कंपाउंड्स विच विल बी केपेबल ऑफ शोइंग दोज we have to use stereochemical nomenclature there, otherwise not needed. Just for example, look here, I'll write few compounds. Okay, see here. तो अभी अगर हमको इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हमको पता था कैसे करते हैं नंबरिंग, तो 1 2 3 4 कर दिए। इसका नाम अगर लिखना हुआ, जैसे हम पढ़े स्ट्रक्चरल नाम, तो क्या लिखेंगे हम? ब्यूट 2 इन, राइट। इधर अगर लिखना हुआ तो 1 2 3 4, तो यहां भी क्या आ जाएगा? ब्यूट 2 इन। ठीक है, यहां तो यहां पे नंबरिंग कैसे होगा? यहां पे आएगा 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि 2 पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, यहां से आएंगे तो 3 पे मिलेगा, इसलिए हम यहां से नंबरिंग किए। अब अगर इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि क्या ये सारे नाम कंप्लीट हैं,
तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम यहां आएंगे, मैंने क्या बोला कि ये कब यूज होगा, जब इट कैन शो कन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमेरिज्म, राइट। तो इसको देखो, हाँ, तो यहां पे क्या एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब जीआई शो कर सकता है, और यहां पे भी डिफरेंट मतलब यस, ये अगर कन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो कर सकता है तो हमें यहां पे स्टीरियोकेमिकल नॉमेनक्लेचर यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया नहीं है कब कौन से यूज करना है, तो कॉमनली मतलब ये तो बहुत इजी है, हमें पता है यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये ट्रांस, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सिस, ठीक है, सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो सिस। तो देखो ये क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट सेम था, बट हमें पता है ओरिएंटेशन दोनों में डिफरेंट है, उसको बताने के लिए हमें यहां पे यूज करना पड़ता है। क्लियर है। यहां हो तो यहां भी डबल बॉन्ड है, तो क्या यहां पे भी कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे, मतलब यहां पे भी नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा स्टीरियोकेमिकल, जरा देखो। तो अगर हम देखें तो यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, ग्रुप क्या है, सेम, मतलब यहां पे क्या है कि जीआई शो नहीं करेगा। जीआई क्या है, कन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमेर, शो नहीं करेगा। जब शो नहीं करेगा तो हमें इसकी जरूरत यहां पे नहीं है, तो यहां पे कुछ भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो इसका टोटल नेम क्या है, ये कंप्लीट नेम, और इसका कंप्लीट नेम ये है। बात आई समझ में, राइट। दो एग्जांपल और लिखो, देखो जैसे ऑलराइट, ठीक है। तो अभी देखो, अगर अभी फिलहाल मैंने नहीं बताया है कि इनको कैसे चेक करते हैं, जीआई अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, बट हैव ट्रस्ट ऑन मी। तो यहाँ पे क्या है कि ध्यान से देखोगे तो क्या लगेगा कि ये क्या है, बीच में मिरर और दोनों मिरर इमेज है, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रुप्स डिफरेंट है, ठीक है। मैंने सिमेट्री की बात की थी, वो सब वगैरह देखेंगे हम आगे, ठीक है। फिलहाल के लिए कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक कन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स हैं। मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब लिखोगे, स्ट्रक्चरल नेम वो तो सेम आएगा, बट स्टीरियोकेमिकल नेम हमको बताना पड़ेगा। तो इनके लिए हम सिस ट्रांस यूज नहीं करते हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं आर और एस। अगर देखा होगा लिस्ट में था तो वो इनके लिए आता है, ठीक है। और डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो ये वाला हो जाता है एस, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं एस करके ऐसे लिखेंगे। अब स्ट्रक्चरल नेम लिख दो, क्या होगा इसका स्ट्रक्चरल नेम अगर मैं पूछूं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, राइट। तो ये हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो और एक कार्बन मीथेन। अब देखो इसमें भी क्या है, वही सेम है, बट ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, कन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स। तो ये वाला हो जाता है आर, और सब कुछ सेम, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, राइट, एंड मीथेन, राइट। तो ये बात तो समझ में आ गया कि यूज कब करना है, जब भी कोई केपेबल होगा स्टीरियोआइसोमर प्रोड्यूस करने का। जैसे ये एक केपेबल था अपना मिरर इमेज प्रोड्यूस करने का जो डिफरेंट कंपाउंड है, तो उनमें डिफरेंस सिर्फ ओरिएंटेशन का है, और वैसे केसेस में हम वो नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे, ठीक है। हर जगह यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन फिर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर से, ठीक है। तो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ग्रुप। That is, if similar groups are present on same side of the double bond, then it will be cis. Or अगर if it is present on opposite sides of double bond, then it is called as trans. ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जनरली ये सिस ट्रांस हम तब यूज करते हैं जब डबल बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, जनरली। वरना ऐसे तो हम कहीं भी यूज कर लेते हैं जहां पे सिमिलर ग्रुप्स हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम तब यूज करेंगे जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि C डबल बॉन्ड C, H और H, यहां पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एनी ग्रुप, बट हाइड्रोजन जब होता है तो मैं वो केस ले रहा हूं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे सिस,
ठीक है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड, राइट। ये कोई ग्रुप है यहां पे, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ऐसे वाले को हम क्या बोल देंगे, ये ट्रांस है, उल्टा, राइट। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, कैसे करेंगे। ठीक है, अगर यहां पे मैं बोलूं सिस ट्रांस करो तो कैसे करोगे, तो देखो ये दोनों क्या है, यहां पर हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड, ठीक है। या देखो अगर हाइड्रोजन सेम साइड है तो ग्रुप्स भी सेम साइड हो जाएंगे, तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, ये हो गया सिस। यहां पे अपोजिट अपोजिट, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। बात आ रही है समझ में। ये वाला देखो, तो यहां पे क्या सिस होगा कि ट्रांस होगा, जरा ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, तो क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं। तो क्या ये सिस ट्रांस हम यहां लिखेंगे, नहीं। तो ये वाला गया, उसी तरह ये वाला भी गया, कुछ नहीं होगा यहां पे, ठीक है। ये वाला हाँ यहां पे डिफरेंट डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं होगा इसका, तो यहां पे मैंने बनाया नहीं, बना लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो अगर यहां लिखना होगा तो यहां क्या लिखेंगे, यहां पे अपोजिट अपोजिट, तो ये हो गया ट्रांस। ये सेम साइड, ये देखो इधर भी ये इस साइड, इधर भी इस साइड, मतलब अगर मैं H बनाऊं तो दोनों वो उस साइड आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। ये वाला भी सिस, ये वाला ट्रांस, ये वाला सिस। आ रहा है समझ में, राइट। फिफ्थ, तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, तो देखो ये शो कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ये सिस, और ये वाला कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, तो यहां पे सिस ट्रांस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं H और H वाला, मान लो तुमको अगर ऐसा कंपाउंड दे दे कि C डबल बॉन्ड CH3 F H, ठीक है। अगर ये कंपाउंड में दे दूं तो अभी इसके हिसाब से कि सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, तो सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड, तो हम क्या बोल देंगे, सिस। बट क्या ये गलत है सिस बोलना, तो गलत नहीं है, बट जब दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन नहीं रहता है, जब इस तरीके से नहीं रहता है, तो हम प्रीफर नहीं करते सिस ट्रांस यूज करना। हम इस केस में क्या यूज करते हैं, हम ऐसे केसेस में EZ का सपोर्ट लेते हैं, ये तुम्हारा बेस्ट है, ठीक है। अगर तुमको सिस ट्रांस कहीं यूज करना है, उसकी जगह अगर तुम EZ करते हो तो वो बेस्ट है। सिस ट्रांस हम कब करेंगे, जब मोस्टली तुम्हारे पास हाइड्रोजन्स होंगे एक एक कार्बन पे, तो हम करेंगे, ठीक है। EZ पे हम आगे आएंगे। सिस बोल सकते हैं, गलत नहीं है बट प्रीफर्ड नहीं है, ठीक है, हम इसको प्रीफर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से सिन एंटी देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो दूसरा देखते हैं सिन एंटी, राइट। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सिन एंटी नॉमेनक्लेचर ऑब्सोलीट हो रखा है। ऑब्सोलीट का मतलब कि अब ये यूज में नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आपके जेई सिलेबस में भी ये नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, ठीक है, सिन एंटी पे। बट जस्ट इन केस थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिन एंटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रख लो कि ये ऑब्सोलीट हो रखा है, ठीक है, हम इसका यूज नहीं करते हैं। अगर कहीं पे सिन एंटी का यूज आता है तो बेटर EZ नॉमेनक्लेचर इज प्रेफर्ड, ठीक है। जैसे मैंने बताया EZ बेस्ट है, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो सिस ट्रांस भी हम कहीं कहीं पे यूज करेंगे, हर जगह नहीं करते हैं, जरूरत नहीं। सिन एंटी तो करते ही नहीं, हम क्या करेंगे EZ, बट स्टिल देख लो था क्या। तो सिन एंटी, दूसरी चीज क्या याद रखोगे कि यूज्ड फॉर C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N, ठीक है। मतलब जब नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे सिन एंटी का यूज आता है, ओके। तो क्या क्या था, ये भी सिमिलैरिटी पे बेस्ड था, ठीक है, ये भी सिमिलैरिटी ऑफ ग्रुप्स,
ओके, इसका क्राइटेरिया, ठीक है, कि सिमिलर ग्रुप्स इधर होंगे तो हम ये कर देंगे, सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट होंगे तो हम एंटी कर देंगे, ठीक है। तो कैसे था, तो मैं लिख देता हूं, देख लो कि C डबल बॉन्ड N में नॉर्मली हम H और OH के लिए करते थे, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास इस तरह का ग्रुप हो, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा, तो जब भी कभी C डबल बॉन्ड NOH होता है तो वैसे को हम ऑक्साइन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑक्साइन, ठीक है। ऑक्साइन क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH। अगर मैं लिखना चाहूं तो जस्ट C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो जहां पे भी ऐसा होता है तो हम इसको ऑक्साइन बोलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सिन एंटी आएगा पहले, तो हम क्या बोल देते हैं कि जब H और OH सेम साइड तो हम बोल देंगे सिन, ओके। और अगर H और OH अपोजिट साइड तो यहां पे कोई ग्रुप डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, तो यहां भी क्या है, H और OH अपोजिट साइड, तो ऐसे में हम बोल देते हैं इसको एंटी। ये भी क्या है, एक तरह का ऑक्साइन है, ठीक है। C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन। तो जब HOH अपोजिट हो गया तो उनको हम एंटी बोल दिए, HOH सेम साइड तो हम उसको सिन बोल दिए, और यहां एंटी। एक ये क्लियर हुआ। N डबल बॉन्ड N में देखो, तो अगर तुम्हारे पास N डबल बॉन्ड N है, ठीक है, तो यहां पे एक ग्रुप होगा, यहां पे एक ग्रुप होगा, और क्या क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर। तो यहां पे कुछ भी हो, बट लोन पेयर अगर सेम साइड है तो हम इसको क्या बोल देंगे, सिन। मतलब यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो लोन पेयर सेम साइड, ठीक है। और लोन पेयर अपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, ये इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी, ठीक है। लिखना चाहो तो लोन पेयर अपोजिट साइड, ठीक है। तो इनके कुछ फटाफट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फटाफट करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो ये C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और H और OH, ठीक है, क्या है, अपोजिट साइड, तो हम इसको क्या बोल देंगे, अब यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे एंटी है, ठीक है। C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। H और OH से हम देखते हैं दोनों सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सिन, ठीक है। यहाँ पे भी एक लोन पेयर, लोन पेयर, पर अब ये वाला कौन सा हो गया, लोन पेयर अपोजिट, तो ये क्या हो गया, एंटी, फाइन। ये देखो N डबल बॉन्ड N, तो यहां भी क्या है, लोन पेयर सेम साइड, तो ये वाला डबल बॉन्ड पे जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या आएगा, सिन। इधर पे अपोजिट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंटी, राइट। C डबल बॉन्ड N, तो H और OH देखो सेम साइड, C डबल बॉन्ड N, यहां क्या है, लोन पेयर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सिन, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज एनीवेज EZ इज प्रीफर्ड ओवर सिन एंटी ऑलवेज। मतलब कहीं पर अगर तुमको यूज करना है कुछ भी ना, तो हम ये यूज करेंगे जो हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं EZ नॉमेनक्लेचर। तो EZ नॉमेनक्लेचर की जो खास बात है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखना है कि ये एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मेथड है, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या होता है, रिलेटिव। तो जो सिस ट्रांस हमने देखा था और सिन एंटी देखा था, वो कैसे रिलेटिव, मतलब हमको दूसरा ग्रुप देखना पड़ेगा, हम दोनों सेम साइड्स हैं तो हम लोग सिस हैं, ठीक है, मतलब रिलेटिव। इसमें क्या होगा कि इसमें कोई रिलेशन की जरूरत नहीं है, ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, ये बेस्ड ऑन सीनियरिटी
पिछला वाला क्या था, सिमिलैरिटी, ठीक है, हमको सिमिलर होना पड़ेगा, रिलेटिव है उसके, बट यहां पे सिर्फ सीनियरिटी ऑफ ग्रुप्स। और ये जो सीनियरिटी की बात चल रही है, ये सीनियरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए हमको अलग रूल पढ़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड CIP रूल्स, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं 2 मिनट में। ये हो गया, ठीक है। तो अब ये रूल क्या कहता है, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये रूल C पे भी अप्लाई कर सकते हो, C N पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर N पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला था EZ जो वो बेस्ट है, मतलब कभी भी डाउट हो तो EZ कर दो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये रूल कहता क्या है, जस्ट देख लो कि मान लो तुम्हारे पास 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और हमने लगाया CIP रूल। तो CIP रूल लगाना कैसे है, तो कंपैरिजन जो करोगे वो ऐसे करोगे, ओके, सीनियरिटी कंपैरिजन, ऐसे ऐसे नहीं करना है, वर्टिकली करना है, ठीक है। यहां पे भी कैसे कंपेयर करोगे, इन दोनों में सीनियरिटी कंपैरिजन होगा, ठीक है, इन दोनों में। अच्छा, मान लो कि इन दोनों को मैंने कंपेयर किया और ये वाला निकल गया सीनियर, ठीक है, ये निकल गया सीनियर। यहां पे मान लो क्या निकल गया, ये वाला निकल गया सीनियर। तो अब ये रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना, इफ सीनियर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन opposite sides of double bond, opposite sides of double bond, then it is E, opposite रहा तो E, and if senior groups present on same side ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, जो भी डबल बॉन्ड है उसके सेम साइड, देन इट इज Z, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे, तो एक तरीका सोच सकते हो क्या, कि यहां पे देखो ये जो दोनों एंड्स हैं वो क्या है, अपोजिट है, एक इस तरफ एक इस तरफ, बट बताएगा वो किसके लिए, सेम साइड के लिए, अपोजिट, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, सेम साइड, बट बता किसके लिए रहा है, अपोजिट के लिए, ठीक है। अब जैसे तैसे याद कर लो, ठीक है, याद रहने से मतलब है। यहां पे अगर देखेंगे तो क्या, एक लोन पेयर हो गया और एक कोई ग्रुप हो जाएगा, यहां पे क्या 2 ग्रुप हो जाएंगे, यहां पे एक लोन पेयर एक ग्रुप, यहां पे एक लोन पेयर एक ग्रुप, ठीक है। अब सीनियरिटी देखते कैसे हैं वो नेक्स्ट है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो सेम साइड है मतलब Z, दैट इज इक्वल टू लाइक सिस, मतलब सिस इज नॉट इक्वल टू सेम साइड टू Z, ठीक है। मतलब कभी ऐसा नहीं कि कहीं पे सिस है तो डेफिनेटली Z भी होगा, ये नहीं कहना है, बात आ रही है समझ में। सिमिलरली और trans is not same as E, याद रखना, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस हुआ तो वो Z भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई रूल ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे उसका एग्जांपल, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर हम CIP रूल्स देखते हैं। ऑलराइट, तो CIP रूल्स देख लेते हैं जल्दी से। पहली बात, इस रूल का यूज क्या था, मैंने बताया था कि टू डिसाइड सीनियरिटी, ठीक है। तो सीनियरिटी डिसाइड करने के लिए हम CIP रूल, अभी CIP क्या है, तो ये तीनों साइंटिस्ट थे, ठीक है। C का कौन साइंटिस्ट था, कान, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, इनगोल्ड, और ये वाला प्रीलॉग। तो इन्होंने तीनों मिलके रूल दिए जिससे कि हम सीनियरिटी डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बारी बारी मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है, उसी में हम रूल भी लगाएंगे, जैसे कि
डबल बॉन्ड C, मान लो इधर CH3 लिख दिया और इधर CH2 CH3 लिख दिया, ठीक है। इधर रख दिया मैं H, यहाँ रख दिया मैं OH, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कहीं पे H नहीं है, H और H होता तो हम सिस ट्रांस कर लेते इजीली, बट यहाँ पे हमको H नहीं है तो मैंने बताया था EZ हम लगाएंगे। ओके, तो इसका जो पहला रूल है लिख लो, रूल 1। ओके, तो हम याद रखना कि हम कंपेयर इधर इधर करेंगे और इसमें करेंगे, ठीक है। तो जो पहला रूल है, चेक the atomic number of first linked atom and higher the atomic number, higher will be priority। तो बेसिकली क्या पॉइंट बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी होगी ज्यादा, ठीक है। और कंपेयर किसका एटॉमिक नंबर करना है, तो जो पहला एटम जुड़ा होगा, जो फर्स्ट लिंक्ड एटम। ओके, कमिंग टू दिस कार्बन, तो इससे पहला एटम कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, राइट। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 1, और कंपेयर किसको करना है, ये ग्रुप। तो यहां से जो एटम जुड़ा है जरा बताना, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है कि ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो है 8। तो 1 और 8 पहले एटम का हम एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, तो किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो मैं 8 हटा दे रहा हूं, ऑक्सीजन का ज्यादा है। मतलब कौन सीनियर हो गया इन दोनों में, ऑक्सीजन, मतलब ये वाला ग्रुप सीनियर, ठीक है, ये हो गया सीनियर। बात आई समझ में। यहां चलते हैं, तो पहला रूल क्या कह रहा है, पहले एटम को चेक करो। तो यहां से हम चले, पहला एटम कौन आया, हाइड्रोजन की कार्बन जुड़ा है, ठीक है। मैं लिखने को कुछ भी लिख दूं, तुमको पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, कार्बन, क्या एटॉमिक नंबर 6। अच्छा, मैं यहां गया तो भी कौन मिला, कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6। तो भाई अब पहला रूल तो वहां हो गया फेल, पहले एटम का दोनों एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। अच्छा, तो उसको सॉल्व करने के लिए दूसरा क्या है, दूसरा रूल, इफ टाई हैपेंस, टाई हो गया भाई, दोनों सेम, तो क्या करेंगे, चेक द सेकंड लिंक्ड एटम्स टू first linked atom, okay, and again higher atomic number will be higher seniority। क्या कह रहा है ये, जरा ध्यान से पढ़ो कि अगर आपके पास टाई हो जाए तो हम क्या करेंगे कि सेकंड लिंक्ड एटम जो पहले वाले से जुड़े होंगे, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा भी लगेगा कॉम्प्लिकेटेड बट जस्ट होल्ड ऑन, बहुत इजी है। देखो क्या है, अभी यहां पे दोनों क्या हो गए थे, कार्बन कार्बन, तो इस कार्बन से कौन कौन से एटम जुड़े हैं, तो इस कार्बन से एक ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से दो क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। तो अगर मैं इस कार्बन से बात करूं जो सेकंड एटम्स जुड़े हैं वो क्या क्या है, दो तो हाइड्रोजन है और एक एटम कौन सा है, कार्बन का। आ रही है बात समझ में, सेकंड वाले ये दीज आर सेकंड लिंक्ड एटम्स। ये क्या है, ये फर्स्ट एटम था कार्बन, ऑल सेकंड एटम्स लिंक्ड टू फर्स्ट वंस आर व्हाट, H H H, सेकंड एटम्स, बस बात खत्म। उसमें भी क्या करना है, अगेन हायर एटॉमिक नंबर। तो देखो इसमें सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 111, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहां भी क्या है, 116। बस इस कार्बन पास एटलीस्ट एक एटम तो है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, H H H। बस हमको एक एटम की जरूरत है, तो यहां पर हमको मिल गया कार्बन। तो मतलब
इन दोनों ग्रुप में सीनियर कौन हो जाएगा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे ये सीनियर, यहां पे ये सीनियर, तो दोनों क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट वाले का मैंने क्या बताया था, ई, तो ये क्या हो गया, ई। क्लियर हुआ, राइट? ओके। अब अगर आप बोलोगे कि सर अगर सेकंड एटम्स भी सेम हो जाते तो उस केस में हम फिर थर्ड एटम्स देखेंगे, उतना करने की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, ठीक है, हो जाता हमारा इतने में ही। बट अगर बोलोगे सर कैसे, तो फिर हम जो सेकंड लिंक्ड एटम होगा उससे जो ग्रुप्स जुड़े होंगे ये सारे कौन से हो जाएंगे, थर्ड। ठीक है, सेकंड किससे जुड़ा रहेगा, फर्स्ट से बहुत सारे सेकंड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेकंड वाले भी सारे सेम हो जाएं तो फिर हम सेकंड से जुड़े थर्ड में जाएंगे। तो देखो ये भी क्या होगा, थर्ड ऐसे करके। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि फर्स्ट एटम सेम हो गए थे तो हम सेकंड्स को कंपेयर किए, सेकंड सेम हो जाएंगे तो हम सारे थर्ड्स वाले को लेकर कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, वो तो क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, if isotopes present, थर्ड पॉइंट क्या है, if isotopes present। आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट कुछ तो डिफरेंट होता है, क्या, मास नंबर। तो अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं देन हायर मास नंबर गेट्स हायर सीनियरिटी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां एग्जांपल लिखूं तो मान लो कि कहीं पे एग्जांपल कोई ग्रुप है जो CH3 है बट ये कार्बन कौन सा है, 12, और एक और कहीं पे CH3 है बट ये वाला कार्बन इस बार क्या है, 14 मास नंबर। तो अब क्या करेंगे, पहला एटम तो सेम हो गया बट उनका मास नंबर तो डिफरेंट था, तो जो ज्यादा मास नंबर का रहेगा उसको ज्यादा सीनियरिटी मिल जाएगी। वेरी सिंपल। ठीक है, ओके, चलो मैं आगे लिखता हूं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जरा उसका बताना। तो मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा दे दूं, CH3 OH NH2 और एक ग्रुप जोड़ दूं OH NH2 F और एक कर दूं CH3 NH2 और F। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स क्या हैं, कहीं पे जुड़े हैं। ठीक है, ये बड़ा सा एक पूरा ग्रुप है, इनका सीनियरिटी जरा पता करो। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला रूल क्या था, फर्स्ट एटम्स को चेक करेंगे जो जुड़ा होगा। तो यहां से पहला एटम यहाँ क्या है, कार्बन, इधर से पहला एटम कार्बन, इधर से पहला एटम कार्बन, तो कार्बन क्या हो गया, सेम। अब सेकंड लिंक्ड एटम्स देखो, तो यहां से कार्बन से कौन कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहां पे जो सेकंड एटम्स होंगे उनका अगर मैं लिखूं तो क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट। इनका देखोगे तो क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो यहां पे जो सेकंड एटम्स थे वो क्या क्या है, ऐसे। इधर पे जरा देखो, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो कार्बन किसी भी ऑर्डर में, ऑर्डर डज नॉट मैटर, बस। तो ये क्या है, 6, 7, 8 वाले हैं। देखो यहां पे क्या है, फ्लोरीन। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास है क्या क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैक्सिमम एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन वाले का, राइट। तो देखो इसमें फ्लोरीन नहीं है तो ये डेफिनेटली क्या है, लोअर है। इसमें फ्लोरीन है और इधर भी फ्लोरीन है, तो अच्छा, तो चलो फ्लोरीन दोनों में क्या है, सेम हो गया। फिर नेक्स्ट कौन है, ऑक्सीजन। इसमें वो ऑक्सीजन नहीं है बट इधर पर ऑक्सीजन है। तो देखो इसमें अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो N और F सेम है, N और F सेम हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन। अब डिसाइड कौन कर रहा है, इधर पे ऑक्सीजन जिसके पास हो जाए,
समझ में आ रही है बात, राइट? तो हम क्या बोलेंगे कि NF तो सेम था भाई, डिसाइडिंग कौन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन। तो ये वाला जो ग्रुप होगा, जो मान लो कि अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो जो 2 होगा वो मोस्ट सीनियर हो जाएगा, सीनियरिटी, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों है। अच्छा, अब अगर इन दोनों में देखें तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन सेम है, कार्बन और नाइट्रोजन सेम, डिफरेंट कौन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन है और यहां पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन वाला क्या हो जाएगा, बेटर, क्योंकि मोर एटॉमिक नंबर। तो मतलब 2 इज बेटर देन 3, बेटर देन 1, अगर सीनियरिटी हमको देखनी है तो। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो रूल 3 रूल लिख चुके थे, रूल 4 लिख लो, ठीक है। रूल 4 क्या कहता है कि बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज बेटर देन लोन पेयर, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो देखो जरा कि अगर मान लो C डबल बॉन्ड N है, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, तो N पे क्या होगा, एक लोन पेयर हो जाएगा, एक लगा दो CH3, एक लगा दो H और एक लगा दो फ्लोरीन, मान लो कुछ भी, ठीक है। अभी इसका नेमिंग करना है, कैसे करेंगे, तो पहला एटम, तो यहां से पहला एटम कौन है, कार्बन, और यहां पे कौन है, लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर। तो अभी क्या बोला मैंने, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, कहीं पे बॉन्ड बना है वो लोन पेयर से हमेशा ज्यादा सीनियर होगा। तो इस केस में लोन पेयर और यहां बॉन्ड है, तो देखो ये बॉन्ड बन रहा है और यहां पे क्या है, लोन पेयर, तो डेफिनेटली इन दोनों में सीनियर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड जहां बना वो बॉन्ड पेयर और जहां पे लोन पेयर रखा है लोन पेयर। इन दोनों में देखेंगे तो ये पहला आइटम क्या है, 1, ये क्या है, फ्लोरीन, ज्यादा एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया सेम साइड। सेम साइड हो जाता तो हम क्या बोल देते हैं उसको, Z। बहुत सिंपल है, राइट, ओके। तो ये हो गया रूल 4। रूल 5 लिख लो, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जैसे डबल ट्रिपल आर प्रेजेंट, देन it is broken into separate bonds connected with same atom एंड देन कंपेयर करेंगे, ठीक है। करना क्या है, मल्टीपल बॉन्ड जब भी डबल ट्रिपल दिखेंगे उनको हमको तोड़ना है, तोड़ के कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, मैं लिखता हूं, देखो जरा, अगर मैं तुमको ये दे देता, कंपेयर बिटवीन CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH3, कैसे कंपेयर करेंगे, सारे एटम ही सेम है, राइट। तो ऐसे केस में करना क्या है कि डबल बॉन्ड हमको यहाँ पे तोड़ना है। मान लो, चलो एक और लिख लेते हैं, इसको लिख लो, चलो यहाँ लिख लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ऐसा कोई कहीं पे भी होगा, तुम लोग कर लोगे, जरा देखो कैसे। इसको हम लिखेंगे ऐसे C, तो इस C से कौन जुड़ा, एक हाइड्रोजन, बाकी डबल बॉन्ड से C था, तो ध्यान देना कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो मैं डबल बॉन्ड को तोड़ दिया तो एक बॉन्ड से तो C जुड़ा है और इस C से कौन कौन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन। अभी हो क्या रहा है, जो इसको तोड़ देना है, तो जब तोड़ोगे तो यहां पे एक नकली कार्बन हमको लिखना है, नकली, ठीक है। असली में क्या है, असली में तो 1 2 3 4 5 एटम ही है यहां पे, बट कंपेयर करने के लिए क्या किया मैंने, ये मल्टीपल बॉन्ड को मैंने तोड़ा, और ये बॉन्ड था किसके बीच में, C और C के बीच में, तो C और C के बीच में, तो 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई फुलफिल्ड। इस कार्बन के लिए भी सेम करना है, क्या करेंगे, इसके लिए ये भी इधर कार्बन जुड़ा था, तो वो बॉन्ड मैंने तोड़ के यहां ले आया। आ रही है बात समझ में। इसको लिखना है तो देखो क्या इसमें तोड़ने की जरूरत है, नहीं है, तो इसको कैसे लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन लिख दो, फिर 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन लिख दो, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वैलेंसी फुलफिल्ड है। यहां देखो तो एक कार्बन, तो एक बॉन्ड इस कार्बन से जोड़ लो
उधर क्या है, एक हाइड्रोजन। बट अभी भी देखो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2 खाली है। क्या करेंगे हम, तो 2 बॉन्ड यहां तोड़ेंगे। दोनों बॉन्ड किससे बना था, इस कार्बन और इस कार्बन बीच में, तो यहां पे क्या एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है। अच्छा, यहां पे हाइड्रोजन मत जोड़ देना, ठीक है, क्यों, बस यहां पे एक कार्बन है नकली का बैठा, वहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने बस बॉन्ड तोड़ा है, वो हाइड्रोजन यहां पे है। तो यहां भी क्या आ जाएगा, एक कार्बन आ जाएगा और यहां भी एक कार्बन आ जाएगा, 2 2 कार्बन आ गए। अब कंपेयर कर लो, तो यहां से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट एटम कैसे करेंगे, तो देखो, तो यहां से गए तो फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन कार्बन, फर्स्ट एटम सेम सेम। सेकंड एटम, अगर इस कार्बन से सेकंड एटम देखोगे तो क्या क्या आएगा, एक आएगा हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन। इधर आओगे तो सेकंड वाला क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन H, और अगर इधर आ गए तो क्या दिखेगा, इस कार्बन से कार्बन कार्बन कार्बन। अभी दिख रहा है, देखो यहां पे सारे क्या है, 6 6 6 वाले, और यहां पे क्या है, एक ही 6 वाला है, और यहां पे 2 6 वाले हैं। तो सीनियरिटी क्या हो जाएगा, अगर ये 3 है, ये तुम्हारा 2 है, ये 1 है, तो जो सीनियरिटी आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, 3 सबसे ज्यादा, फिर 1, फिर 2। आ गई बात समझ में, राइट, बहुत अच्छा। चलो एक लास्ट रूल है बस, वो लिख लो, क्या है रूल 6, इफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर प्रेजेंट, इफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट, तो ध्यान देना कि जो Z होता है, Z का प्रेफरेंस E से ज्यादा होगा, ठीक है, ये अभी हम इतना यूज नहीं आएगा, बट मैं बताऊंगा, अभी बस याद कर लो। R जो है वो S से ज्यादा आता है, और अगर कहीं पे सिस है तो सिस और ट्रांस, ठीक है, इनकी सीनियरिटी इनसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अभी इसका उतना जरूरत नहीं है, बाकी याद रख लो, लिख लो इसको, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, जरा देखना। अगर इसको सॉल्व करना है तो मतलब इसमें तुमको कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है, क्या है ई जेड क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। मान लो मैंने ये डबल बॉन्ड ले लिया, तो यहां से मैं इधर पे कंपेयर करूंगा और इधर पे कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो देखो CN, अगर इसको मैं खोल के लिखूं तो कैसा रहेगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अच्छा, तो देखो पहला एटम क्या है यहाँ पे, कार्बन, पहला एटम कार्बन, सेम सेम। दूसरे एटम में जाएंगे तो अगर मैं इसको खोल दूंगा ट्रिपल बॉन्ड को, तो क्या N यहां भी आएगा और एक और N आएगा, मतलब 3 3 N आ जाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से। तो कार्बन से कौन जुड़ा है यहाँ पे, नाइट्रोजन, वो भी 3 3। इधर पे कार्बन से कौन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, और एक कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन। तो इस कार्बन से अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक आएगा नाइट्रोजन। इस कार्बन से 3 बॉन्ड है, तो मतलब तीनों क्या हो गए, नाइट्रोजन, ऐसे। तो कौन ज्यादा हो गया, ये वाला, तो इसमें सीनियर हो गया ये। इस साइड आ जाओ, तो इस ये पहला आइटम क्या है पे, कार्बन, ये भी क्या है, पहला कार्बन। कार्बन से कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, वो भी कितने, 3। तो इस कार्बन से भी 3 नाइट्रोजन जुड़े हैं। और इस कार्बन से देखेंगे तो सेकंड एटम कौन कौन से हैं, देखो ये भी क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन, और क्या जुड़ा है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से अगर मैं देखूं तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और इस कार्बन से तीनों नाइट्रोजन, तो ज्यादा कौन हो गया, ये। तो अब क्या, ये अपोजिट, अपोजिट में हम क्या लिख देते हैं, E। आ रही है बात समझ में, इसको जरा देखो, यहां पे क्या है, कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन। इस कार्बन से एटम्स देखो जरा, सेकंड एटम्स, तो 2 क्या है, हाइड्रोजन, और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस कार्बन से जरा देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, अगर मैं बनाऊं तो डबल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड को हमेशा क्या सोचोगे कि 2 एटम जुड़े, जरा देखो C डबल बॉन्ड C, तो इस C से 2 C जुड़े रहेंगे,
डबल बॉन्ड मतलब 2 बार जुड़े हैं। तो इस कार्बन से एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो इस कार्बन पे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा OOO और यहां पे HHO, तो ज्यादा कौन हो जाएगा, ये वाला ग्रुप। ठीक है, उसी तरह यहां से आओ तो देखो पहला एटम यहां से आए तो कार्बन, यहां भी आए तो कार्बन, दूसरा एटम ये ना 5-6 मेंबर नहीं है, इसको 5 मेंबर कर लो। ठीक है, इसको ऐसे बना लो, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, 5 मेंबर कर लो, सॉरी। तो यहां से गए तो पहला क्या है, ये कार्बन, दूसरा गए तो ये भी क्या है, कार्बन, यहां से आगे बढ़े दूसरा एटम, सेकंड एटम, तो ये क्या है, कार्बन, बट यहां से जब दूसरा एटम बढ़े तो ये वाला कार्बन। ठीक है, इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बट इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन और एक और क्या है, कार्बन। राइट, तो यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन सेकंड एटम से जुड़े हैं। तो बेटर कहां पे जुड़ा है तुम्हारा, इस वाले कार्बन पे, तो मतलब ये नीचे वाला जो है उसको हम मानेंगे, ये जो 2 ग्रुप जुड़े हैं, तो जो नीचे वाला ग्रुप आ रहा है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। तो उस केस में ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा E। आ रही है बात समझ में, राइट। इसमें डाउट है, एक बार और बता देता हूं मैं। तो यहां से हम पहले चले तो पहला एटम तो सेम था, फिर सेकंड एटम्स चेक करेंगे तो सेकंड एटम भी क्या, कार्बन कार्बन। तो उस कार्बन से कौन कौन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पे कार्बन हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, मतलब कि जो नीचे वाला है वो क्या हो गया, सीनियर हो गया, और यहां पे ऊपर वाला सीनियर है, अपोजिट हो गया, तो क्या हो गया, E। तो यहां पे जो दोनों डबल बॉन्ड हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन है E, E। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। मान लो कि तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड C है और एक तरफ है ऐसे CH3, एक तरफ है CH3, एक तरफ है F और एक तरफ है H। फटाफट अगर करेंगे तो क्या दिखेगा हमको कि यहाँ पे F ज्यादा है और यहाँ पे इन दोनों में कार्बन ज्यादा है, तो क्या है, दोनों सीनियरिटी अपोजिट अपोजिट है, तो ऐसे केस को हम क्या बोल देते हैं, E, मतलब अपोजिट वाला। बट अगर हम सिस ट्रांस देखेंगे तो देखो सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड, तो ये हो जाएगा सिस। सिस मतलब सेम साइड, E मतलब अपोजिट साइड्स। तो अभी अगर बोलें कि इन दोनों में बेटर कौन सा है, कौन सा यूज करें, तो तुम हमेशा इसको यूज करो। ठीक है, सिस ट्रांस मैंने बताया जब H होगा एटलीस्ट एक और तो करना, वरना मत करना। ठीक है, तो ये तो हुआ E और Z का खेल। ठीक है, अब बचता हमारा RS और DL, 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चलो जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बचे हुए टॉपिक्स हैं RS नेमिंग और D एंड L नेमिंग, ठीक है, अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज हमने जितना पढ़ा आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।